हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा टू बीटा। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रो पावर प्लांट को। हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मल पावर प्लांट को। थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के बेसिक्स को कवर किया था, जैसा कि हमारे सिलेबस के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि हमें जो है ज़्यादातर बेसिक्स को ही पढ़ना है, पूरे पावर प्लांट्स को हमें कम्प्लीटली स्टडी नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर से बेस्ड। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है ये अगेन दो ब्रांचेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। वन इज इलेक्ट्रिकल एंड अनदर वन इज सिविल। सिविल वाले जो होते हैं वो उसे काफ़ी डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट होता है इसके अंदर मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क ही ज़्यादा होता है। सो हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि हमें गिवन है, हमें केवल और केवल इसकी बेसिक्स, इसके टाइप्स ही पढ़ने के अंदर गिवन है। तो हम लोग हमारे सिलेबस को ही पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, मेन एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, कुछ ग्राफ्स को, और पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट से। देखिए, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता पड़ रहा होगा, हाइड्रो हाइड्रो सिंपली मीन्स वाटर। ठीक है ना, वो हाइड्रो सिंपली मीन्स वाटर, जो कि आप लोगों को आपके नाम से ही पता पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पे इसके अंदर वाटर का यूज करने वाले हैं हम लोग, और वाटर की हेल्प से हम लोग जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको जनरेट करने वाले हैं। और ये हम लोग काफ़ी बेसिक जानते भी हैं कि हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या करेंगे कि पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके, फिर मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमें पता भी है, छोटी क्लासेस के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये एक डैम है, और इसके जस्ट पीछे एक रिजर्वायर है, और यहाँ पे आप लोगों का पावर प्लांट है। ठीक है। और इसी पावर प्लांट के अंदर आप लोगों के पास के अंदर जनरेटर्स रखे हैं, और यहीं पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसे जनरेट किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ वाटर एनर्जी। तो यही होता है एक हाइड्रो पावर प्लांट का बेस, जो कि आप लोगों को बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बेसिक डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। So now the basic definition for hydropower plant: a generating station which utilize the potential energy of water at a high level for the generation of electrical energy। देखिए, अगर कोई भी चीज हाइट के ऊपर होगी तो उसके अंदर क्या आएगा आप लोगों के पास के अंदर, ऑब्वियस चीज है, पोटेंशियल एनर्जी आई जाएगी। सो हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के अंदर फर्स्टली हम लोग वाटर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाइट के ऊपर रखते हैं, और फिर उस हाइट से हम लोग उस वाटर को विथ हेल्प ऑफ पाइप्स टरबाइन के ऊपर डालते हैं। और टरबाइन के साथ में क्या होता है कि एक जनरेटर जो होता है वो कपल्ड होता है, और उस जनरेटर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसे जनरेट करते हैं। तो यही होता है एक बेसिक प्रिंसिपल किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट का। सो इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वाटर हेड इज क्रिएटेड by constructing a dam across a river. From the dam, water is lead to a water turbine. The water turbine capture the energy in the falling water and change the hydraulic energy into the mechanical energy at the turbine shaft. The turbine shaft drives the alternator which converts the mechanical energy into electrical energy. ये सेम वही लाइन है जिनका प्रोसीजर मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। फर्स्टली क्या हो रहा है कि कोई ना कोई सा एक डैम बना के जो भी कोई रिवर फ्लो हो रहा है उसके पानी को किसी ना किसी हाइट के ऊपर रोका जाता है। फिर क्या करा जाता है कि पाइप्स की हेल्प से उस जो भी आपके पास के अंदर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाइट के ऊपर जो वाटर के अंदर है उसे पाइप की हेल्प से एक टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। फिर उस टरबाइन से आपका जो जनरेटर होता है वो कपल्ड होता है। टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है उसे प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो टरबाइन है ये आप लोगों के पास में आपका ऑल्टरनेटर है उसको रोटेट करता है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों को मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी रिजर्वायर्स हो गई आप लोगों के पास के अंदर। देन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलती है आप लोगों को, वो पेनस्टॉक के अंदर, कॉन्ड्यूक्ट के अंदर, चैनल के अंदर। ये आप लोग पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले वर्ड्स के अंदर, पेनस्टॉक क्या होता है, कॉन्ड्यूक्ट क्या होता है, चैनल क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रोलिक एनर्जी मिल गई। अब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करेगा आप लोगों के पास के अंदर, वाटर टर्बाइंस, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको ऑल्टरनेटर के थ्रू मिल जाएगी। देखिए, ये एक बेसिक सा लेआउट है हाइड्रो पावर प्लांट का। इसके अंदर क्या हो रहा है आप लोगों के पास के अंदर, ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये जो डायग्राम है ये एप्लीकेबल होता है सारे टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट की डिजाइनिंग जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है इंजीनियर के ऊपर कि इंजीनियर उसे किस हिसाब से डिजाइन करना चाह रहा है। जितने भी आगे आने वाले कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर में से शायद ऐसा हो सकता है कि इंजीनियर सारे कंपोनेंट ही उसके पावर प्लांट के अंदर यूज कर ले, और ऐसा हो सकता है कि वो जितने भी कंपोनेंट्स उसके 30% या 40% ही यूज करे, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ दी हाइड्रो पावर प्लांट। तो एक बेसिक सा लेआउट है किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट का। इसके अंदर क्या हो रहा है कि कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया के अंदर एक रिजर्वायर बना दिया गया है, मतलब आपके पास में जहां पे पानी को स्टोर किया जाए। अच्छा, रिजर्वायर क्या होता है कि टाइप ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर
डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के पास के अंदर, हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, रन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट है, रन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उसके अंदर क्या होगा कि रिजर्वायर्स नहीं बनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक डैम बना दिया गया। डैम का मतलब क्या होता है? एक बैरियर, एक दीवार खड़ी कर दी गई है। अब इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है? पानी जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है, पानी इकट्ठा होता जा रहा है। और ये जो डैम है, ये ऑब्वियस चीज है कि सम एट हाइट होता है, ठीक है। जो रिवर का फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है आप लोगों के पास के अंदर? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियली रिवर का फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? यहाँ पे सम एट हाइट के ऊपर आपके पास के अंदर एक डैम क्रिएट कर दिया गया। और ये क्या है? ये रिवर की डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास के अंदर? एक डैम क्रिएट कर दिया गया है अपस्ट्रीम के ऊपर, और ये डाउन स्ट्रीम है किसी भी रिवर की। यहाँ पे एक डैम क्रिएट हो गया है। अब इस डैम के पीछे क्या है कि वाटर जो है वो स्टोर होता जा रहा है, वाटर जो है वो स्टोर होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर टनल बनाई गई है। प्रेशर टनल अभी हम लोग आगे वाले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इस चीज को एक सिंपली एक पाइप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक पाइप है, ये एक स्लर्ज टैंक है। स्लर्ज टैंक को भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, मतलब कि एक तरीके से आप इसको मान के चलिए कि एक सेफ्टी टैंक है। यहाँ से फिर वापस से पाइप, इस पाइप को नाम दिया गया पेनस्टॉक। ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अभी। फिर इनलेट वाल, और इनलेट वॉल से उसको टरबाइन पे डाला जा रहा है इस पानी को। फिर टरबाइन से वापस से वो पानी निकल के डाउन स्ट्रीम के अंदर टेल रेस की हेल्प से वापस से वो रिवर के अंदर डिस्चार्ज हो रहा है। और फिर यहाँ पे आप लोगों के पास में आपका जनरेटर रूम आ गया। तो ये बेसिक सी वर्किंग है। क्या हो रहा है कि एक एरिया है, वहां पे पानी को स्टोर किया जा रहा है, जिसको आप लोग रिजर्वायर कहते हैं। उसके बाद से पाइप की हेल्प से उसे टरबाइन के ऊपर डाला जा रहा है, और टरबाइन जो है वो रोटेशन मोशन क्रिएट करके, मैकेनिकल एनर्जी रोटेटरी मोशन क्रिएट करके ऑल्टरनेटर जो है उसे घुमा रहा है। और उसके बाद से आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो रहा है, और जो पानी निकल रहा है वापस से टरबाइंस को, उसको टेल रेस के अंदर डाला जा रहा है। मतलब कि अभी मान के चलिए वापस से उसे मेन जो रिवर है उसके अंदर फ्लो करवा दिया जा रहा है। तो यही होता है सिंपली किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसके जो बेसिक डेफिनेशन है उसे पढ़ते हैं। सो नाउ द मेन एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स आर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, वाटर टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इसके अंदर वाटर टर्बाइंस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वाटर टर्बाइन के लिए जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप लोग खुद ही लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेनली वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कुछ फोटोज देख लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये एक फोटो है आप लोगों के पास के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट की। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक रिजर्वायर है, एक डैम है, एक वाटर फ्लो चैनल है, गेट है। इस गेट को भी हम लोग प्रेशर चैनल है, स्लर्ज टैंक है, पेनस्टॉक है, इनलेट वॉल है, टरबाइन है, ड्राफ्ट ट्यूब है, और कुछ ये है। इसको 1 मिनट के लिए आप अच्छे से, 2 मिनट के लिए आप नाउ स्टार्टिंग विथ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में जो सबसे पहले है वो है स्टोरेज रिजर्वायर। जैसा कि अगर हम लोग हमारे जो हम लोगों ने रेफरेंस डायग्राम लिया है उसको देखें तो उसके अंदर हमें यहाँ पे स्टोरेज रिजर्वायर देखने को मिल रहा है। एज द नेम इज सजेस्टिंग, रिजर्वायर मतलब कि जहाँ पे आप लोगों का जो रिवर है उसका पानी को एक बैरियर, एक डैम बनाकर स्टोर किया जाए। अच्छा, अब ये स्टोरेज क्यों किया जाता है? ये स्टोरेज इसलिए किया जाता है, देखिए मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होती हैं उनका जो फ्लो होता है वो कभी भी स्टेडी स्टेट नहीं होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली एक ही सेम रेट से फ्लो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर फ्लो होता है जो कि डायरेक्टली ओशियन के अंदर जाके वेस्ट हो जाता है। बट इन द टाइम ऑफ समर वो जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा लीन फ्लो होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पानी कम होता है उसके अंदर। और उस वजह से क्या होता है कि जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो क्या किया जाता है कि एक बैरियर टाइप का बनाया जाता है। उस बैरियर टाइप को बनाने से क्या होता है कि जो आपका वाटर है उसे स्टोर कर लिया जाता है। अच्छा, इसकी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्लो है रिवर का, और यहाँ पे क्या है कि एक जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है वो कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं और यहाँ पे भी माउंटेन्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बीच के अंदर में से एक वैली टाइप का हो जाएगा। तो इस वैली के अंदर क्या होगा कि एक डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, और इस डैम के भी क्या होते हैं कि अपने कुछ आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। उनमें से कुछ इक्विपमेंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर काम में आते हैं। बाकी डैम के अंदर भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में से मेनली हम लोग इलेक्ट्रिकल जो भी हमारा पावर स्टेशन होता है उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स को ही पढ़ने वाले हैं। बट ये सारे इक्विपमेंट्स किसी हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर यूज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दैट डिजाइनिंग इंजीनियर
ठीक है, उस सिविल इंजीनियर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो सिविल इंजीनियर किस किस इक्विपमेंट को काम में लेना चाहता है। मेनली ये डिपेंडेंसी होती है कि किस टाइप का हाइड्रो पावर प्लांट आप लोग उसकी जो साइट की टोपोलॉजी है वो क्या है, और किस टाइप का हाइड्रो पावर प्लांट आप डिजाइन कर रहे हैं, उसी हिसाब से इन इक्विपमेंट्स को काम में लिया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस 98% केसेस के अंदर इन सभी जो भी हम लोग आने वाले स्ट्रक्चर्स या इक्विपमेंट्स पढ़ने वाले हैं उन्हें काम में लिया जाता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्टोरेज रिजर्वायर। स्टोरेज रिजर्वायर जो है वो मेनली इनका मेन पर्पस क्या होता है कि बरसात के टाइम के अंदर पानी को स्टोर करे और एज पर आवर रिक्वायरमेंट उस पानी को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए। ये स्टोरेज रिजर्वायर जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आसपास का जो ज़मीन होता है उसके जो आपका जो आसपास का एक मान के चलिए कि ज़मीन काफ़ी एक लार्ज जो एरिया होता है उसे ये ऑक्यूपाइड करके रखता है। So storage reservoir by the definition, reservoir purpose is to store the water which may be utilized to run the prime mover to produce the electrical power. Most of the rivers have non-uniform flow, non-uniform runoff during the rainy period. The runoff का मतलब होता है कि जो आपके पास में पानी का जो बहाव है या पानी का जो प्रवाह है उसे सिंपली runoff कहा जाता है। runoff is high but the power requirement are low because of the absence of irrigation load। देखिए बारिश के टाइम पे क्या होता है कि आपके पास के अंदर पावर की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी काफ़ी कम होती है। इसका कारण होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एसी हो गए या फिर इरिगेशन इक्विपमेंट्स हो गए, ऐसे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ जब आपके पास में हाई फ्लो होता है तब क्या होता है कि ये सब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ये काफ़ी कम चलाए जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल पावर की जो डिमांड है वो काफ़ी कम होती है। बट जो आपके पास में अबंडेंट एक्सेस के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास में वो सारा वाटर वेस्ट ही होगा, क्योंकि एसी को आप स्टोर तो कर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया जो है वो एसी के ऊपर बेस्ड है, तो उसको स्टोर तो कर नहीं सकते, तो क्या होता है कि वो मोस्टली वेस्ट ही हो रहा था। तो इससे वेस्ट से रोकने के लिए क्या होता है कि बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं ताकि जो रेनी सीजन है उसके अंदर क्या हो कि इस पानी को स्टोर कर लिया जाए और जब ड्राई सीजन आए तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट उस पानी को छोड़ा जाए। इससे क्या हो कि हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो 24/7 वर्किंग स्टेट के अंदर रहे। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू स्टोर द वाटर ड्यूरिंग द एक्सेस फ्लो पीरियड सो दैट द सेम मे बी यूज्ड ड्यूरिंग द लीन फ्लो पीरियड। द स्टोरेज रिजर्वायर विथ हेल्प इन सप्लाइंग वाटर टू द टरबाइन। यही ये कहना चाह रहा है जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि स्टोरेज रिजर्वायर का क्या काम हो गया कि जब आपके पास में गर्मी का मौसम हो तो जो स्टोर पानी है उसे ये छोड़ के और आपके पास में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बनाए रखे। तो इसलिए क्या होता है कि एक रिजर्वायर बनाया जाता है। अच्छा, अब रिजर्वायर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए कोई ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग जब क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोरेज रिजर्वायर बनाया नहीं जाता। ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है आपके रिवर के फ्लो के ऊपर, आपकी रिवर के रन ऑफ के ऊपर ये कंप्लीटली डिपेंड होता है। अगर ज़्यादा पानी फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस चीज़ है कि आप लोगों को ज़्यादा टरबाइन के ऊपर पानी जाने को मिलेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों के पास में प्रोड्यूस होगी। नाउ द सेकंड इज डैम। सो डैम क्या हो गया? डैम इज सिंपली ए बैरियर। ठीक है, डैम का कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से करा जाता है कि इसको ज़्यादातर हिली एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिवर है, यहाँ पे इसका अपस्ट्रीम है, यहाँ पे इसका डाउन स्ट्रीम है। कहीं पे जो रिवर फ्लो होती है ऑब्वियस चीज़ है वो ऐसे ही फ्लो होगी ना। ठीक है, वाटर का फ्लो होता है क्या होता है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ ही फ्लो हो रहा होगा। वो हमें दिखता नहीं है बट होता कुछ ना कुछ इसी तरीके से है ना, कि ऊपरी पहाड़ों से जो नदी होती है वो हमारे पास में प्लेन्स की तरफ आती है। तो यहाँ पे कहीं पे वैली टाइप स्ट्रक्चर होगा, माउंटेन्स होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे डैम जो होगा एक दीवार होगी उसको खड़ी कर दी जाएगी ताकि इसके पीछे जो है वो आप लोगों को रिजर्वायर मिल जाए। और ये जो डैम है ये आपके पास में एज ए बैरियर एक दीवार की तरह काम करने लग जाएगा, इसके पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो यही होता है मेनली डैम। So by the definition, dam is a barrier which stores the water and creates the water head। अच्छा, जितना ज्यादा डैम का हाइट होगा उतना ही आपके पास के अंदर पीछे की तरफ क्या होगा, पानी स्टोर होता जाएगा। और जितना ज्यादा आपके पास में वाटर लेवल का हाइट होगा उतनी ज्यादा आपके पास में क्या होगी, एमजीएच का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ही आपके पास के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन के लिए इन केस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। फ्रॉम आवर बेसिक डेफिनेशन हम लोगों को ये चीज पता है। creates a waterhead, so the dam are built or the concrete or the stone machineries, earth and rock fills। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी है इन्होंने। सो ठीक है,
द टाइप एंड द अरेंजमेंट ऑफ डैम डिपेंड्स अपॉन द ट्रोपोलॉजी ऑफ द साइट। देखिए डैम को जो बनाया जाता है वो मेनली क्या होता है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर, अगर आप लोगों ने कभी किसी हाइड्रो पावर प्लांट को या किसी बांध को अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि इससे वहाँ पे पहाड़ होते हैं, ठीक है, और पहाड़ों के बीच में क्या होता है, एक बैरियर टाइप का एक क्रिएट कर दिया जाता है। ये जो बैरियर होता है इसको क्या होता है, मेनली एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ गेट्स होते हैं जो कि हम लोग आगे जाके स्पिलवेज जिन्हें हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्लिक गेट्स होते हैं, स्पिलवेज होते हैं जहाँ से एक्सेस पानी निकल जाएगा। और इसके पास के अंदर क्या होता है कि पेनस्टॉक कुछ पाइप्स लगा के जिन्हें पावर स्टेशन के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पेनस्टॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या गेट होते हैं, इसके जस्ट पीछे क्या होता है, एक बड़े से आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसके अंदर क्या पानी होता है और यहाँ पे रिवर का जो होता है वो डाउन स्ट्रीम होता है। यहाँ से क्या होता है कि फिर रिवर बिल्कुल एक सूखा सा टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा और यहाँ पे खूब सारा पानी हो जाएगा और ये एक दीवार होगी सिंपली, तो वो जो दीवार होती है सिंपली उसे ही डैम कहा जाता है। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड, प्रेशर चैनल। प्रेशर टनल को समझ लीजिए आप लोग। प्रेशर टनल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डैम से निकलने के बाद के अंदर, डैम से निकलने के बाद के अंदर भी क्या होता है कि कई कई सारी जो होते हैं उनके अंदर प्रेशर टनल्स नहीं होती, कई सारों के अंदर प्रेशर टनल होती है। सो प्रेशर टनल सिंपली यही होता है कि आप लोगों के पास के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है उसे, मतलब कि एक सफिशिएंट अमाउंट की, ठीक है। प्रेशर चैनल क्या होता है कि मतलब कि एक फ्लो को मेंटेन करने के लिए सिंपली क्या होता है कि पहले पानी को थोड़ी सी देर तक क्या होता है कि उसे फ्लो कराया जाता है, ठीक है। वही सिंपली एक प्रेशर चैनल होता है। कई सारे डैम्स के अंदर प्रेशर चैनल नहीं भी होते, सो प्रेशर चैनल को अगर आप लोग अवॉइड भी कर देते हैं तो कोई खास बात है नहीं। सो प्रेशर चैनल के बाद में आ गई फोर वे। फोर वे को आप सबसे पहले एक बार एक इमेज से देखिए, फिर आप लोगों को इजीली फोर वे समझ में आएगा। ये क्या है, आप लोगों के पास के अंदर एक मेन वाटर रिजर्वायर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड रेस, हेड पॉन्ड है। इस हेड पॉन्ड को किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पे एक और छोटा सा यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का एक स्ट्रक्चर और तैयार कर दिया। ये टाइप के स्ट्रक्चर से क्या है कि पेनस्टॉक निकल रहा है। अच्छा, अब ये गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर क्यों तैयार किया गया है कि यहाँ पे क्या है कि एक तो वाटर का जो आपका हेड है वो बढ़ जाए, दूसरी बात यह है कि अगर लोड फ्लक्चुएट हो रहा है तो भी यहाँ से क्या है कि इजीली यहाँ पे क्या पानी भरा हुआ रहेगा, तो यहाँ से आपके फ्लक्चुएशन लोड के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये एज एक रिजर्वायर, स्मॉल रिजर्वायर की तरह ये काम करता है। अच्छा, अब 4 की भी डिजाइनिंग जो होती है वो डिजाइनिंग इंजीनियर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। 4 सिंपली एक टैंक टाइप का स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ पे एक टैंक टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया और ये आपका पाइप जो है वो पावर हाउस की तरफ पानी को लेके जा रहा है। तो ये एक सिंपली एक मैनमेड टैंक टाइप स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या फिर ये यहाँ पे जिस तरीके से गड्ढा कर दिया गया, ठीक है। तो इट्स ए स्मॉल रिजर्वायर, एक छोटा सा रिजर्वायर होता है ये 4 अब यहाँ पे भी ये 4 जो है ये यहाँ पे इस जगह बना दिया गया, ठीक है। ये मेन आपका मेन रिवर आ गया, या फिर आप इसको रिजर्वायर कह सकते हैं। ये मेन रिवर आ गया और ये यहाँ पे आप लोगों का एक छोटा सा ये जो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको ये क्या नाम दे दिया गया, इसको 4 नाम दे दिया गया। सो 4 क्या होता है कि 4 इज एन एनलार्ज्ड बॉडी ऑफ एन वाटर एट द इनटेक टू स्टोर द वाटर टेम्परली। बस ये टेम्परली जो वर्ड है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। टू मीट द ओवरली लोड डिमांड, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द रिवर वाटर टू द वेरियस पेनस्टॉक, इट इज ऑल्सो नोन एज हेड पॉन्ड, ठीक है। इसे हेड पॉन्ड के नाम से भी जाता है, हेड रेस के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि ये एक 4 होता है। 4 का काम क्या होता है कि जो पेनस्टॉक होते हैं, डिफरेंट पेनस्टॉक, उनको टरबाइन तक के लिए वाटर सप्लाई करना। और ये क्या हो गया, ये मेन आप लोगों का आपका रिजर्वायर हो गया। अब फोर हेड सारे बांधों के अंदर हो नहीं हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है सारे डैम्स के अंदर फोर वे को कंस्ट्रक्ट किया जाए नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाए, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिजाइनिंग इंजीनियर। बट 4 कई बार कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सो 4 क्या होता है कि 4 आप ये कह सकते हैं कि पेनस्टॉक से पहले एक जो स्मॉल रिजर्वायर जो बनाया जाता है ना, उसे ही सिंपली 4 कहा जाता है। सो 4 इज एन एनलार्ज बॉडी ऑफ एन वाटर एट द इनटेक टू स्टोर द वाटर टेम्परेली स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। टू मीट द ओवरली लोड डिमांड, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द रिवर वाटर टू द वेरियस पेनस्टॉक, इट इज ऑल्सो नोन एज हेड पॉन्ड। हेडवर्क क्या होता है, हेडवर्क हो गया आपके पास के अंदर, यहाँ पे ये जितना भी ये काम है इसको क्या क्या जाता है, हेडवर्क और इनटेक। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ऐसा डाइवर्जन टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे जो आपका पानी, जो ये आपका गेट्स हैं जो मेन डाउनस्ट्रीम है, उससे पहले क्या होगा कि पेनस्टॉक की तरफ पानी को लाने के लिए कुछ इस तरीके से डाइवर्जन एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस डाइवर्जन टाइप स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि यहीं पे 4 को क्रिएट किया जाएगा, यहीं पे आप लोगों के पास में ट्रैश ट्रैक्स और गेट्स और वॉल्स को यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। ट्रैश ट्रैक क्या हो सकती है कि जो कि कचरे को आने से, जो कि पेनस्टॉक के अंदर कचरे को जाने से जो भी जालियां टाइप नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी आइस के टुकड़े हैं या फिर कचरा है या फिर कुछ भी ऐसा जो कि जाके पेनस्टॉक को आगे जाम कर सकता है, तो उन्हें रोकने के लिए जो वो जाली टाइप स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ट्रैश ट्रैक कहा जाता है।
और ये जो पूरा कंप्लीटली स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहा जाता है, हेडवर्क कहा जाता है. सो हेडवर्क, द हेडवर्क कंसिस्ट ऑफ एन डाइवर्जन स्ट्रक्चर एट द हेड ऑफ द इनटेक. द इनटेक स्ट्रक्चर हैज टू बी प्रोवाइडेड विद trash tracks, screens and booms to divert and prevent the entry of debris, ice into the टर्बाइन. वही है कि छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी पत्थर कंकर हो गए उन्हें रोकने के लिए जालीनुमा स्ट्रक्चर्स बना दी जाती हैं. जालीनुमा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये पेनस्टॉक के इनटेक के ऊपर यहाँ पे इस जगह दिए हुए होते हैं. इनका मेनली काम क्या होता है कि पेनस्टॉक से होते हुए, या एक तो क्या होता है पेनस्टॉक को ये जाम होने से रोकते हैं, दूसरी चीज ये क्या होता है कि जो टरबाइन है उसको जाके डैमेज नहीं कर दे आइस के टुकड़े वगैरह या फिर कोई बड़े बड़े पत्थर, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है जाली टाइप स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं जिनका मेनली काम क्या होता है कि ये जितनी भी आप ये कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज, ठीक है, टरबाइन के लिए तो ये इम्प्योरिटीज ही होगी ना, तो टरबाइन के लिए जितनी भी ये डेब्रीज इम्प्योरिटीज जो भी होगी उनको ये जालीनुमा स्ट्रक्चर क्या होता है बाहरी रोक देता है. स्पिलवेज. अब स्पिलवेज क्या हो गया, स्पिलवेज का मतलब हो गया कि जो एक्सेस ऑफ वाटर, कई बार क्या होता है कि आपके पास के अंदर जो रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई इसके कैचमेंट एरिया के अंदर, तो क्या होगा रिवर का फ्लो होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया. अब अगर रिवर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया आप लोगों के पास के अंदर तो ऑब्वियस चीज़ है कि डैम का ओवरफ्लो होने का खतरा रहेगा ही रहेगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि डैम के यहाँ पे गेट्स बनाए जाते हैं और ये गेट्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक्सेस वाटर होता है उसे वापस से डाउन स्ट्रीम के अंदर डिस्चार्ज करने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है स्पिलवेज. सो स्पिलवेज आर यूज्ड टू डिस्चार्ज द सरप्लस वाटर फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वॉयर इनटू द रिवर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम. सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पिलवेज यही होती है. स्पिलवेज को अगर आप इमेज के अंदर देखना चाहें तो ये हो गया आप लोगों के पास के अंदर आपके स्पिलवेज. क्या हो रहा है कि जो पीछे का रिजर्वॉयर्स हैं उसके अंदर काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये गेट्स हो गए यहाँ पे और ये स्पिलवेज हो गए, ये गेट्स हो गए और ये स्पिलवेज हो गए. यहाँ पे क्या है कि पीछे के रिजर्वायर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया तो इन गेट्स को क्या किया, ओपन कर दिया गया, जिससे क्या है कि जो एक्सेस वाटर है वो आपकी डाउन स्ट्रीम के अंदर, रिवर की डाउन स्ट्रीम के अंदर आ गया. ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा होता है तो अखबार के अंदर आता है कि इस बांध के 17 गेट्स ओपन कर दिए गए, इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा था, तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो स्पिलवेज होती है. ठीक है, अब स्लर्ज टैंक. स्लर्ज टैंक काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली स्लर्ज टैंक से पूछ लिए जाते हैं. देखिए, स्लर्ज टैंक को समझने से पहले एक चीज को समझिए जो कि मैं आप लोगों को इस डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या भी स्लर्ज टैंक गिवन नहीं है, इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. देखिए, कोई भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हुआ या हाइड्रो पावर स्टेशन हुआ उसके अंदर टरबाइन के ऊपर क्या होता है कि उससे पहले एक वॉल सिस्टम लगाया जाता है. किसी भी टरबाइन से पहले यहाँ पे एक वॉल सिस्टम लगाया जाता है. इस वॉल सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है गवर्निंग सिस्टम से. गवर्निंग सिस्टम आप लोग आपके 7th सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे आप लोग, 7th सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू होना काफी ज्यादा जरूरी है. इसके अंदर क्या होता है, गवर्निंग सिस्टम होता है जो कि आप लोगों के पास के अंदर आपका जो टरबाइन है उसके ऊपर जो वाटर इनलेट आ रहा है, टरबाइन का जो इनलेट आ रहा है, टरबाइन के ऊपर जो पानी आ रहा है उन्हें क्या होता है कि ये कंट्रोल करके रखता है. कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर सडनली लोड जो है वो आपके पास में इंक्रीज हो गया तो वो क्या होगा कि टरबाइन को के ऊपर वाटर का जो इनलेट है उसे क्या होगा कि इसका गेट हो, जो वॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास में आपकी टरबाइन है और वॉल कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास के अंदर जो टरबाइन है उसके ऊपर इतना ही अमाउंट ऑफ पानी जाना चाहिए तो वो इतना ही अमाउंट ऑफ पावर जो है वो जनरेट कर रहा होगा. तो गवर्निंग सिस्टम से क्या हो रहा होगा कि वो कि मुझे इतने से पानी की जरूरत ही है तो गवर्निंग सिस्टम क्या करेगा कि वॉल को इतना ही खोलेगा. फॉर एग्जांपल अगर सपोज किया कि पावर की डिमांड सडनली बढ़ी तो गवर्निंग सिस्टम क्या करेगा कि इस वॉल को थोड़ा और ज्यादा खोल देगा, फिर इस वॉल को क्या होगा थोड़ा और ज्यादा खोल देगा. अगर पावर की डिमांड अगर कम हो रही तो वो क्या करेगा कि इस वॉल को धीरे धीरे बंद करता जाएगा. अब इस चीज को समझिए कि गवर्निंग सिस्टम जो है वो गवर्न कर रहा है, बट यहां पे भी एक वॉल होगा, ठीक है, और यहां पे भी एक वॉल होगा. अब आप सपोज करिए कि सपोज सडनली क्या हुआ कि एकदम से पावर की जो डिमांड है वो सडनली कम हो गई. अब यहां से तो पानी आप लोगों के पास के अंदर निकल गया, बट यहां पे क्या होगा कि गवर्निंग सिस्टम ने इस वॉल को बंद कर दिया. यहाँ का पीछे वाला वॉल बंद होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ से पहले ही पानी निकल चुका है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि गवर्निंग सिस्टम ने क्या किया कि यहाँ पे एक वॉल को क्या है कि बस हमें तो कम पानी की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इस वॉल को बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सडनली पावर की जो डिमांड है वो डाउनफॉल के अंदर आ गई. बट यहाँ पे तो पानी है, तो वो क्या होगा कि पानी इस वॉल के एंड से टकरा के वापस पीछे की तरफ जाएगा और यहां से भी पानी आ रहा है. तो अब क्या होता है कि इस जगह पे ये जो पेनस्टॉक है इसके फटने के, ब्रस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं. तो अब उस फटने को ही रोकने के लिए जो डिवाइस लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्लर्ज टैंक. अच्छा, स्लर्ज टैंक क्या होता है उसे हम लोग देख लेते हैं एक बार.
स्लज टैंक क्या होता है कि सिंपली एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनस्टॉक के ऊपर, ये जो आपका पेनस्टॉक होता है जो कि अभी हम लोग एक सेकंड पहले बस एक पाइप के ऊपर एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे बनाया जाता है। सपोज किया कि जैसे ही यहाँ पे वॉल बंद हुआ तो वो पानी पीछे की तरफ आएगा और पीछे की तरफ आके ऊपर की तरफ यहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेस वाटर इकट्ठा नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि इस पाइप के फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। सपोज किया कि ये जो वॉल है इस वॉल को खोल दिया तो पीछे से तो पानी आने के अंदर भी टाइम लगेगा ना, तब तक यहाँ पे क्या होगा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो उसको भी रोकने के लिए क्या होगा कि ये आपके पास के अंदर पानी यहाँ पे अपने में से पानी निकाल के, जैसे ही यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो इसमें से पानी निकलेगा, वो पानी निकल के यहाँ पे आपकी जो भी वाटर की जो डिमांड है टरबाइन की उसको ये फुलफिल कर देगा। तो स्लर्ज टैंक क्या हो गया? स्लर्ज टैंक सिंपली एक तरीके से एक रिजर्वायर हो गया जो कि आपके पास के अंदर अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसके अंदर आप पानी स्टोर कर सकते हो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से पानी को वापस निकाल भी सकते हो। तो चलिए डेफिनेशंस के साथ में हम लोग स्लर्ज टैंक को पढ़ते हैं कि स्लर्ज टैंक क्या है। सो स्लर्ज टैंक is located near the beginning of the conduct. When the turbine is running at a steady load, there are no sludges in the flow of the water. Obvious चीज है, अगर steady load चल रहा है तो पानी के अंदर कोई sludge आएगा नहीं। अच्छा, स्लर्ज टैंक को मेनली बनाया किस लिए जाता है? स्लर्ज टैंक को बनाया जाता है जो भी क्लोज कॉन्ड्यूक्ट्स होते हैं ना, जो क्लोज कॉन्ड्यूक्ट्स होते हैं उनके अंदर, अगर ओपन कॉन्ड्यूक्ट्स हुआ तो हमें स्लर्ज टैंक की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, so sludge tanks a sludge tank is located near the beginning of the conduct when the turbine is running at a steady load. There are no sludge in the flow of the water throughout the conduct. That is, the quantity of flowing in the conduct is just sufficient to the turbine requirement. However, when the load on the turbine decreases, the governing system or the walls of the turbine reduces the water supply to the turbine. The excess water at the lower end of the conduit rush back to the sludge tank and increases its water level. Thus the conduit is prevented from the bursting. ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को समझाई है। मेनली ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये थोड़ी सी रामायण कुछ ज़्यादा ही हो गई हम लोग, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे समरी लिख रखी है। देखिए मेनली क्या कहना चाह रहा है ये कि जब आपके पास में स्टेडी फ्लो चल रहा है वाटर का तब तो आप लोगों के पास में कोई दिक्कत है ही नहीं, बट सडनली अगर क्या हुआ कि जो गवर्निंग सिस्टम है उसने अगर वॉल्स को बंद कर दिया तो पानी वापस पीछे की तरफ आएगा, और यहाँ पे अगर आप लोगों के पास में स्लर्ज टैंक है तो क्या होगा कि पानी जो होगा वो स्लर्ज टैंक के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप लोगों के पास के अंदर सडनली वॉल ओपन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि स्लर्ज टैंक से पानी निकल के और टरबाइन के ऊपर चला जाएगा, इससे क्या होगा कि वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। तो वही चीज है आप लोगों के पास में स्लर्ज टैंक की। स्लर्ज टैंक are a large cylindrical tanks open at the top and located at the beginning of the conduit to provide a better regulation of the flow of the water when the load on the system is fluctuate. That is the storage water when the load decreases suddenly and supplies the extra water to the penstock, but the load increases suddenly, saves the penstock from the bursting, prevents the water hammering effect. ये वही है जो चीज मैंने आप लोगों को बताई कि सिंपली क्या होता है कि पाइप को फटने से रोकता है और वैक्यूम क्रिएट होने से रोकता है। इट एक्ट लाइक ए रिजर्वायर, जब पानी की कमी है तो अपने अंदर से पानी निकाल देता है, और जब पानी की अगर एक्सेस नीड है आप लोगों को, अगर आप लोगों को पानी की नीड नहीं है तो अपने अंदर पानी को ये स्टोर कर लेता है। ये स्लर्ज टैंक के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आप इमेज के अंदर देखिए, ये स्लर्ज टैंक है, हेडरेस्ट टनल, पेनस्टॉक, टरबाइन की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ से पानी आया, वाटर लेवल बढ़ गया, नीचे जरूरत है तो ये वाटर लेवल यहाँ पे आ जाएगा। सो पेनस्टॉक आर दी ओपन और दी क्लोज, मोस्टली क्लोज्ड। कई सारी बुक्स के अंदर पेनस्टॉक को माना गया है कि दे आर दी क्लोज्ड कॉन्ड्यूट्स, बट अगर आप कुछ बुक्स के हिसाब से चलेंगे तो उसके अंदर क्लोज्ड और ओपन को पेनस्टॉक माना गया है। कुछ ये डिफाइन करते हैं कि जो फोरबे से या फिर जो स्लर्ज टैंक से टरबाइन की तरफ जा रही होती है उन्हें पेनस्टॉक कहा जाता है। कई सारी बुक्स के अंदर पेनस्टॉक की डेफिनेशन अलग अलग है, बट इन जनरल वर्ड ये एक पाइप्स होती है, सिंपल पाइप्स होती हैं जो कि पानी को कैरी करती हैं, which carry the water to the turbine. They are generally made of reinforced concrete और स्टील। ये हो गई एक पेनस्टॉक की सिंपल डेफिनेशन आप लोगों के पास में। अच्छा, टेल रेस को हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे समझते हैं डायग्राम के अंदर, फिर हम लोग टेल रेस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, टेल रेस क्या होगी? ये जो ये होता है ना, ये आप लोगों के पास के अंदर कि जब जो टरबाइन से पानी निकल रहा है उसे वापस डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर के अंदर जो भेजा जाएगा उसे ही हम लोग कहते हैं टेल रेस। तो टेल रेस बाय द डेफिनेशन हम लोग चलते हैं। टेल रेस क्या होता है? So tail race. A tail race is required to discharge the water leaving the turbine into the river. The design and the size of the tail race should be such that the water has a free exit. ठीक है, टेल रेस का डिजाइन कुछ इस हिसाब से किया जाए कि जो आपका पानी है वो काफी ज्यादा आसानी से निकल जाए, इससे की वजह से क्या होगी टरबाइन के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए और जो आप लोगों का वर्क है वो काफी स्मूथली हो जाए। अच्छा, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? सिंपली एक पैसेज होता है जो कि आपके पास में
काम में लिया जाता है मोस्टली रिएक्शन टर्बाइंस के अंदर। जब हम लोग टर्बाइंस पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद में एक अलग ही पीपीटी बनाई जाएगी केवल और केवल टर्बाइंस के ऊपर। तो उनके अंदर जो होती है ड्राफ्ट ट्यूब ली जाती है। ड्राफ्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक हाँ, ड्राफ्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि धीरे धीरे एंड के अंदर जाके चौड़ी होती जाती है और जो टेल रेस होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचे इन ड्राफ्ट ट्यूब्स का रखा जाता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब्स क्या होती है कि सिंपली ये एक पैसेज होता है पानी के बाहर निकलने का और कुछ भी नहीं होता है। मेनली से काम में लिया जाता है रिएक्शन टर्बाइंस के अंदर। पेल्टन टर्बाइंस मतलब कि इंपल्स टर्बाइन के अंदर ड्राफ्ट ट्यूब्स नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब बाय द डेफिनेशन क्या हो गई कि ड्राफ्ट ट्यूब इट इज ए पाइप और एन ए पैसेज ऑफ एन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। बिल्कुल जरूरी है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया लिखना विच कनेक्ट्स द रनर एग्जिट टू द टेल रेस। ठीक है, द लोअर एंड मस्ट बी सबमर्ज्ड बिलो द लेवल ऑफ द वाटर इन द टेल रेस। ये हो गई ड्राफ्ट ट्यूब की डेफिनेशन। अच्छा, अब कई सारे समझ रहे होंगे कि यार ये तो बहुत छोटे छोटे के अंदर खत्म कर दिया इनको, पेनस्टॉक को, टेल रेस को, ड्राफ्ट ट्यूब्स को। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इतना सा ही पढ़ना है आप लोगों को। बाकी अगर आप लोग पेन स्टॉक पढ़ना चाहे तो कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक पूरा चैप्टर होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पेन स्टॉक, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग, कंक्रीट का पेन स्टॉक, स्टील का पेन स्टॉक, तो सब आप लोगों के पास के अंदर डिजाइनिंग होती है। टेल रेस का डिजाइनिंग, ड्राफ्ट ट्यूब का डिजाइनिंग, स्पिलवेज का डिजाइनिंग, तो ये सब सिविल इंजीनियर हमारे लिए केवल केवल क्या है कि हमें केवल और केवल मोटा माटी पढ़ना है, केवल और केवल बेसिक्स पढ़ने हैं। तो इसलिए क्या है कि इसको कंप्लीटली काफी जल्दी मैंने इसे खत्म करने की कोशिश करी है कि ज्यादा हम लोग डीपली इसके अंदर ना जाएं, बट जो हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है वो ये। अच्छा, ये हो गई आप लोगों के पास के अंदर आपके स्पिलवेज, ये हो गए आप लोगों के पास में आपके पेन स्टॉक, और ये हो गई आप लोगों के पास के अंदर आपका पावर स्टेशन, और ये यहाँ पे आ गई आपकी टेल रेस। ये डायग्राम को आप अगर 2 मिनट के लिए देखेंगे तो अगर आपको कोई भी डाउट आया होगा एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो वो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट 2 मिनट के लिए इस डायग्राम को आप लोग देखिए, और जो भी हम लोगों ने पीछे जो भी डिस्कस की ये आ गए आपके पेन स्टॉक्स, जो कि यहाँ पे पावर हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये पावर हाउस आ गया और ये डैम से निकल के ये पेन स्टॉक यहाँ पे आ रहे हैं। सारे इक्विपमेंट्स काम में लिए जाएं ये कोई जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप क्लासिफिकेशन की क्या है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ये हमारे सिलेबस के अंदर डिफाइंड है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। So on the basis of hydraulic or the structure or the storage consideration, hydro power plant is basically जो से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज रन ऑफ, अनदर वन इज रन ऑफ प्लांट विद पॉन्डेज, फर्स्ट इज रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। इसके अंदर क्या होता है, इसकी अगर इमेज देखेंगे आप तो ये देखिए, ये पानी है, सिंपली यहाँ पे ये रिवर जो है ये रन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे इस इमेज के अंदर तो ये थोड़ा सा ये एक डैम टाइप स्ट्रक्चर बना दिया गया है, ऐसा स्ट्रक्चर शायद नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक डाइवर्जन, एक बैरियर क्रिएट किया जाता है जो कि यहाँ पे एक टैंक के अंदर डिस्टिलाइजेशन टैंक होता है, यहाँ पे जा रहा होता है। यहाँ पे एक सिंपली एक डैम टाइप का, एक वॉल टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता है जो कि पानी को यहाँ पे जाने के लिए, और ये पूरा एक ओपन चैनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हेडरेस आ गया, यहाँ पे एक 4 वे का स्ट्रक्चर बना दिया जो कि पानी को थोड़ा बहुत स्टोर करने के लिए काम में ले रहा है, और फिर ये पेन स्टॉक की हेल्प से वाटर पावर हाउस के अंदर यहाँ पे भेज दिया गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपली कि कोई भी एक बड़ा स्टोरेज पीछे नहीं बनाया जा रहा है, रिवर के फ्लो को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल क्या किया जा रहा है कि एक बैरियर टाइप का एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर बना दिया जा रहा है, उसके बाद में उसको डिस्टिलाइजिंग टैंक के अंदर भेज दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि पानी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद के अंदर थोड़ा सा उसको हेड प्रोवाइड कर दिया, और फिर 4 वे एक वापस से एक 4 वे, ताकि क्या हो कि आपके पास के अंदर जो आपकी आवरली फ्लक्चुएशन है उसको, ये देखिए ये कंप्लीटली क्या है कि ये एक तरीके से ये 4 पे ये हेड रेज डिस्टिलाइजेशन टैंक ये बनाए जाए नहीं बनाए जाए कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब डिजाइनिंग इंजीनियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट को किस तरीके से बनाया जा रहा है। एक सिंपली यहाँ पे गेट लगा के, एक प्रेशर चैनल लगा के, और इसे पेन स्टॉक के अंदर लाके भी वो डाल सकता है। 4 वे बनाए नहीं बनाए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली उसको वो यहीं से एक पेन स्टॉक लगा के, जो रन ऑफ है उसको डायरेक्टली पेन स्टॉक लगा के यहीं पे पावर प्लांट बना दे। सो इट्स डिपेंड अपॉन कंप्लीटली डिजाइनिंग इंजीनियर। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर तो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग ये मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा तामझाम करे गए, बट कई सारे जो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है उनके अंदर बिल्कुल भी तामझाम नहीं करके और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना दिया जाता है। सो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट क्या हो गया कि पावर प्लांट यूज द वाटर एज इट कम्स इन द रिवर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एन पावर प्लांट हैज नो कंट्रोल ओवर द रिवर फ्लो, इट डज नॉट स्टोर द वाटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन हाई फ्लो or the low load water is wasted during the lean flow period, the water capacity is very low, the principal aim is use whatever the flow is available the energy generation and thus save if the coal and other fuel। सिंपली क्या होता है कि इसके अंदर रन ऑफ रिवर पावर प्लांट के अंदर जो नदी है वो बह रही है आपके पास के अंदर, यहाँ से कट किया, यहाँ पे एक पेन स्टॉक लगाया और उस पेन स्टॉक को
लगा के पावर हाउस के अंदर भेज के और वापस उस पानी को इस मेन फ्लो के अंदर भेज दिया गया है। कोई स्टोरेज, कोई रिजर्वायर, कोई कुछ नहीं बनाया गया है। सिंपली जो पानी आ रहा है अगर उसे यूज में लेके पावर हाउस के अंदर भेज के और वापस से टेल रेस की हेल्प से रिवर के अंदर छोड़ दिया गया। मतलब कि रिवर के फ्लो को बिल्कुल भी, नेचुरल फ्लो को, रिवर के नेचुरल फ्लो को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। इसके बीच बीच के अंदर अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगा दिए जाते हैं तो वो इट्स डिपेंडिंग अपॉन दिस डिजाइनिंग इंजीनियर। बट यहाँ पे क्या होता है कि मेनली क्या है कि रिवर के फ्लो को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विद पॉन्डेज। रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विद पॉन्डेज के अंदर क्या होता है कि छोटा सा पॉन्ड बना दिया जाता है, एक छोटा सा तालाब टाइप का बना दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि एक छोटा सा तालाब टाइप का बना दिया जाएगा। इस तालाब टाइप के अंदर क्या होगा कि थोड़ा बहुत पानी, मतलब ज्यादा बड़ा रिजर्वायर नहीं, एक तालाब टाइप का, एक छोटा सा तालाब टाइप का बना दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि थोड़ा बहुत पानी स्टोर कर लिया जाएगा और फिर उसको क्या होगा कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हर प्रति घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पानी को छोड़ के और हमारे पास के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देते हैं। ये जो डैम होते हैं, बड़े बड़े जो डैम हम लोग देखते हैं ना, उनकी जैसे नहीं होता है। और ये नियरली 2 से लेके 4% तक ही पावर प्लांट होते हैं। मेनली इनका काम होता है इरिगेशन पर्पस के हिसाब से इनको काम में लिया जाता है, और या फिर आप कह सकते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करने के लिए उसे काम में लिए जाते हैं इन दोनों पावर प्लांट्स को। इसके अलावा इन पावर प्लांट्स को ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि इन दोनों का ही ड्रॉबैक है कि ये जो पावर प्लांट्स है कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं रिवर की फ्लो के ऊपर। बट ये इन्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, आप ये मान के चलिए कि इनका एडवांटेज होता है, तो इनके अंदर रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बट इनसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतना एफिशिएंट अमाउंट के अंदर हम लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि रन ऑफ रिवर पावर प्लांट जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है कि रिवर के फ्लो के ऊपर। रिवर का फ्लो आप लोग डिस्टर्ब कर ही नहीं, आप लोगों ने क्या है कि केवल एक सिंपली एक बैरियर स्ट्रक्चर बना दिया जो कि इंटेक के ऊपर डाइवर्जन, वाटर को डाइवर्ट करके और पेनस्टॉक की हेल्प से पावर जनरेशन करके सिंपली आप लोग वापस से उसको रिवर के अंदर डाल रहे हैं। अगर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर आप लोगों को पानी यहाँ पे मिलेगा और बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर पानी का फ्लो कम है तो ऑब्वियस चीज़ है कि आप लोगों का आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो भी आपका, वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी है वो, क्योंकि एक स्टोरेज होगा तो हेड बढ़ेगा तो ऑब्वियस चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी भी आपको लार्ज अमाउंट के अंदर मिलेगी, बट वो पोटेंशियल एनर्जी आपको उतनी मिलेगी ही नहीं। तो क्या होगा कि जो पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, वो उस लार्ज अमाउंट के अंदर नहीं होगा। रिजर्वायर प्लांट हमने जितना भी पीछे डिस्कस किया था वो यही था, रिजर्वायर पावर प्लांट, कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेयर एवर इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दिस कैटेगरीज, और यही ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और हमारे सिलेबस के अंदर भी केवल रिजर्वायर पावर प्लांट्स के बारे में भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू क्रिएट ए लार्ज रिजर्वायर फॉर स्टोरिंग द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द वाटर इज रिलीज whenever required. The advantage of this power plant is that the power generated by this plant during the dry season will not be affected. ये वही है जिसके अंदर क्या होता है कि रिजर्वायर, काफी बड़ा रिजर्वायर आपके पास के अंदर बनाया जाता है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो रिवर आ रही है, ठीक है, जो रिवर आ रही है उसको कंप्लीटली क्या है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटा कर, देखो यहाँ से रिवर का कितना सारा पानी यहाँ पे स्टोर्ड है। यहाँ पे क्या है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रिवर सूख चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब इस स्टोरेज पानी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। बाकी ये कंप्लीटली ये स्टोरेज हो गया। अभी क्या होगा कि अभी जो पावर प्लांट है 24/7 वाला पावर प्लांट हो गया। मतलब कि हम लोग 365 दिन इस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये फ्री है कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश नहीं हो रही है, जितना हमारे पास में स्टोरेज के अंदर पानी है उतना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं एज आवर लोड रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी लोड कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो ये दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, बेस लोड और पीक लोड। इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि बेस लोड और पीक लोड होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइम और लोड, ये नीचे जो है ये आपके पास में एक्स एक्सिस जो है इसको टाइम की मान लीजिए और इसको लोड के हिसाब से मान लीजिए। ऐसे पावर प्लांट जो कि आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास के अंदर जनवरी टू लेके, अगर हम लोग हमारे घर की अगर बात करें तो जनवरी टू लेके दिसंबर तक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारे अंदर बल्ब्स की, ठीक है। अगर हमारे घर के अंदर अगर हम लोग शाम को काम करते हैं तो ऑब्वियस चीज़ है हम लोग बल्ब्स तो जलाएंगे। बट जब हमारे पास में बहुत तेज गर्मी आती है तो क्या होता है कि हमारे घर के अंदर जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वो एसी की रिक्वायरमेंट बन जाती है, ठीक है। तो हमारे घर के अंदर क्या हो गया कि एक चीज की आई, वो आ गई एसी की रिक्वायरमेंट आ गई। जब गर्मी में, जब सर्दी आती है तो हमें क्या जरूरत हो जाती है, हमें हीटर की जरूरत हो जाती है। तो वो भी क्या आ गई कि एक और पीक डिमांड आ गई। बट बारिश के टाइम के ऊपर
या ऐसा मौसम जो स्प्रिंग का मौसम होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमें बेसिक बल्ब की तो रिक्वायरमेंट चलेगी, तो हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट हो गई वो हो गई कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बल्ब की तो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। जो बल्ब जो होता है ना जो हम लोग चलाएंगे वो क्या हो गया कि एक घर का बेस लोड हो गया कि एक बल्ब तो साल भर के अंदर कंटिन्यूसली साल भर तक तो चलेगा ही चलेगा। तो बेस लोड पावर प्लांट क्या होते हैं? बेस लोड पावर प्लांट होते हैं वो पावर प्लांट जो कि साल भर तक, एक पर्टिकुलरली साल भर तक आपका जो बेस लोड होता है जो कि एक कंटिन्यूस लोड होता है उसकी डिमांड को फुलफिल कर दें। ऐसे जो पावर प्लांट होते हैं उन्हें कहा जाता है बेस लोड पावर प्लांट, जो कि बेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास के अंदर कंटिन्यूसली आपको 600 मेगावाट की जरूरत है, तो ये 600 मेगावाट जो है ये जितने भी जो भी पावर प्लांट जो फुलफिल कर रहा है कंटिन्यूसली, आप 12 ही महीने इससे 600 मेगावाट 12 मंथ्स आप 600 मेगावाट इससे आप लोग ले सकें, तो वो जो पावर प्लांट है वो आप लोगों के पास में एक्ट करेगा एज ए बेस पावर प्लांट। ठीक है, जैसे कि अगर एक और ग्राफ आप ड्रॉ करें तो ये जो है ये बेस पावर प्लांट, ठीक है, जो 600 मेगावाट है ये क्या हो गया आप लोगों के पास के अंदर आपका बेस। अब सडनली क्या हुआ कि दिवाली आ गई, दिवाली के ऊपर क्या होगा कि लाइटनिंग लोड जो होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा, अगर लाइटनिंग लोड अगर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे सडनली आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो गई 650 मेगावाट की, बट आपका जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। तो अब ये जो 50 जो मेगावाट की जो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करेगा ना, ये होता है पीक लोड का। ये हो गया आप लोगों के पास के अंदर पीक लोड। तो ये जो 50 मेगावाट की बेस के ऊपर जो आपके पास के अंदर जो लोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है वो हो गया पीक लोड। की सडनली आपके पास के अंदर एकदम से लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो वो तो हो गया आपके पास के अंदर पीक लोड। और जो आपके पास में कंटिन्यूसली जो आपके पास में आपकी पावर की डिमांड को फुलफिल कर रहा है वो हो गए बेस लोड पावर प्लांट। सो बेस लोड पावर प्लांट को अगर हम लोग बाय डेफिनेशन पढ़े, इट इज एन अ प्लांट डिजाइन टू टेक केयर ऑफ द बेस लोड ऑफ द ग्रिड। द प्लांट ऑपरेट ऑन एन लार्ज पोर्शन ऑफ द लोड कर्व क्या हो गया वही सेम कि जो ग्रिड की रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास के अंदर पर ईयर 600 मेगावाट। 600 मेगावाट की जो फुलफिल कर रहा है डिमांड वो तो क्या हो गया आपके पास के अंदर आपका बेस लोड पावर प्लांट। It supplies a continuous power to the grid throughout the year. Generally, it is in large capacity and its load factor is very high. Load factor भी हम लोग आने वाली सेकंड यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग लोड फैक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों के पास के अंदर ऐसे पावर प्लांट जिनकी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग कुछ हिसाब से करी गई है कि जो आपका लोड कर्व है उसकी जो बेस पावर रिक्वायरमेंट है उसको ये जो फिलफिल कर रहा है, तो वो तो हो गया आपके पास के अंदर बेस लोड पावर प्लांट। अब ऐसे पावर प्लांट जो आपके पास के अंदर छोटी सी सडन टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे एकदम से 50 मेगावाट की जरूरत पड़ी, तो ऐसे पावर प्लांट जो कि मेरे पास में छोटी छोटी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है कि जैसे सडनली मुझे यहाँ पे 600 की जगह मुझे 650 मेगावाट की जरूरत पड़ गई दिवाली के टाइम के ऊपर, तो इस जो 50 मेगावाट की जो मेरी रिक्वायरमेंट है इसको जो मेरे पास में फुलफिल करेगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास में मेरा पीक लोड पावर प्लांट। सो इट इज ए प्लांट डिजाइन टू टेक केयर ऑफ द पीक लोड ऑफ द ग्रिड सिस्टम। की सडन जो रिक्वायरमेंट आ गई ना उसे जो फुलफिल करने के लिए, मतलब कि ये 12 महीने के हिसाब से डिजाइन नहीं होता, ये तो सडनली एकदम से, जैसे कि हमें ध्यान है कि भाई जाके नवंबर और अक्टूबर के अंदर दिवाली आएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें लाइटनिंग लोड हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इरिगेशन लोड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर प्लांट के ऊपर रिक्वायरमेंट आ सकती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ऐसा पावर प्लांट जो कि केवल और केवल पीक लोड के ऊपर जो पावर की सप्लाई करता हो उसे क्या कहा जाता है, पीक लोड पावर प्लांट्स। अच्छा, पीक लोड पावर प्लांट्स को ऑपरेट क्या किया जाता है कि जैसे पीक लोड पावर प्लांट क्या होता है कि जैसे कि थर्मल पावर प्लांट के साथ में इसको कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की, जैसे थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है 600 मेगावाट की, वो 600 मेगावाट जनरेट कर रहा है। अब सडनली 50 मेगावाट की आपके पास में अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई तो 50 मेगावाट जो है वो ये जो पीक लोड प्लांट है वो सप्लाई कर देगा। तो ये होते हैं आपके पास के अंदर पीक लोड पावर प्लांट। पीक लोड और बेस लोड जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग गया होगा, बट जब आप लोग जब हम लोग कर्व्स पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद के अंदर क्या होगा कि पीक लोड और बेस लोड आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी हेड, ऊंचाई के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसके ऊपर कि सबसे पहले आता है लो हेड प्लांट। लो हेड प्लांट जो होते हैं वो उनकी जिनकी जो डैम होता है, और ये जो आपके पास के अंदर आपका बेस हो गया यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो कि आपके पास के अंदर यहाँ पे टरबाइन रखा है उसका जो हेड होता है वो होता है 15 मीटर। मीडियम हेड इनका जो हेड होता है वो होता है 15 से लेके 17 मीटर। हाइट हेड जिनका हेड होता है आपके पास में 71 से लेके 250 मीटर। और वेरी हेडेड प्लांट जिसका होता है आपके पास में 250 मीटर से ऊपर वो होते हैं वेरी हाई हेड पावर प्लांट। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने लोड के हिसाब से। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेस लोड और पीक लोड क्या होता है।
ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन से पावर प्लांट के अंदर किस तरह की, जैसे यहाँ पे कैप्लन टरबाइन काम में ली जाती है, यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन काम में ली जाती है, यहाँ पे जो टरबाइन काम में ली जाती है वो पेल्टन टरबाइन, यहाँ पे फ्रांसिस और पेल्टन टरबाइन को काम में लिया जाता है, और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। अच्छा, हाइड्रोग्राफी ये जो होती है ग्राफ्स होते हैं, ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। वैसे फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन ग्राफ्स को भी थोड़ा सा नहीं पूछा जाता है, बट हमारे सिलेबस के अंदर है तो हमें देखना पड़ेगा। हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि हाइड्रोग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ एन स्टीम फ्लो इन मीटर पर सेकेंड विद द टाइम, पर्टिकुलरली रिवर साइड द टाइम में बी आवर, वीक और मंथली और द ईयर। देखिए हाइड्रोग्राफ को हम लोग इमेज से समझते हैं, ये हो गया आपके पास में आपका हाइड्रोग्राफ। इसके अंदर क्या हो रहा है कि मंथ्स के हिसाब से आपके पास के अंदर जो भी रिवर के अंदर पानी आ रहा है उसके ऊपर है कि फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर अच्छी बारिश हुई तो आपके पास के अंदर 2500 मीटर सेकंड का पानी आया है, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक मीटर सेकंड का पानी आया है। उसके बाद के अंदर आपके पास के अंदर अप्रैल के अंदर कम बारिश हुई, फिर वापस जून के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश हो गई, जुलाई के अंदर थोड़ी। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि ये ग्राफ को ड्रॉ किया गया है यहाँ कि पर्टिकुलरली टाइम मंथ्स के हिसाब से। ये जो है ये किसी फ्लैशी रिवर का है और ये जो है ये किसी स्टेडी फ्लो रिवर का है, ठीक है। ये हाइड्रोग्राफ हो गया कि कंप्लीटली कि इतने क्यूबिक पर सेकंड पानी आपके पास के अंदर उसके अंदर उस रिवर के अंदर आया है, ठीक है। उस रिवर का जो रन ऑफ है वो कि पर्टिकुलरली टाइम के हिसाब से। सेकंड है आपके पास के अंदर फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोग्राफ है उसको ही रीअरेंज किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिसेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस कि आपके पास के अंदर जैसे सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट है आपके पास में 2500 कितने दिन तक के लिए आपके पास के अंदर 2500 मेंटेन रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास में 73 डेज के अंत तक आपके पास के अंदर 2500 मेंटेन रहा। उसके बाद के अंदर कितने डेज के अंदर आपके पास के अंदर 73 से लेके 160 डेज तक के अंदर आपके पास के अंदर कितना है। तो इसको क्या होता है कि वापस से जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मतलब कि ज्यादा से कम की तरफ जो आपका हाइड्रोग्राफ आया था उसी को वापस से रीअरेंज किया जाता है, वो हो गया आपके पास के अंदर फ्लो ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स फ्लो एलिमेंट्स ऑफ द हाइड्रोग्राफ इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब मास कर्व क्या हो गया, मास कर्व हो गया, मास कर्व इज अ प्लॉट ऑफ द कम्युनिकेटिव रन ऑफ फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ अगेंस्ट द टाइम। इसको भी वापस से हाइड्रोग्राफ की हेल्प से ही ड्रॉ किया जाता है मास कर्व को भी। मास कर्व के अंदर क्या हो रहा है आपके पास के अंदर कि कम्युलेटिव फ्लो, इसको और आसानी से समझिए आप, इसको एक सेकंड, इसको थोड़ा आसानी से समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक रेनफॉल हो रही है आपके शहर के अंदर, तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपके पास के अंदर रेनफ्लो हुई है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल, 6 बजे से लेके 12 बजे तक आपके पास के अंदर कोई रेनफॉल नहीं हुई, वापस 12 बजे से लेके आपके पास के अंदर 4 बजे तक रेनफॉल हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए 6, यहाँ पे आप ये मान के चलिए 8। जनरली ये ग्राफ्स भी होती हैं, ये भी सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो और यहाँ पे टाइम इसने दे दिया, ये हो गया आपके पास के अंदर 6, ये हो गया आपके पास के अंदर 12 और ये हो गया यहाँ पे 4। तो अब ये ग्राफ किस हिसाब से ड्रॉ होता है, कम्युलेटिव के हिसाब से ड्रॉ होता है। इसका मतलब कि ये कंटिन्यूस फ्लो आपके पास के अंदर बताएगा कि अच्छा इस इतनी बजे से इतनी बजे, तो यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे कोई नहीं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट रह जाएगा और उसके बाद के अंदर फिर ये यहाँ पे ये 12 के ऊपर आ जाएगा। तो कंटिन्यूस की ये कम्युलेटिव फ्लो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे हाइड्रोग्राफ के अंदर क्या हो रहा था आपके पास के अंदर कि वो पर सेकंड के ऊपर आपको पता चल रहा था कि अच्छा ठीक है कि एक पर्टिकुलर कि अच्छा यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, इसके और इसके बाद के अंदर हम लोगों ने जो फ्लो कर्व बनाया तो उसके अंदर क्या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इसके अंदर क्या है कम्युलेटिव फ्लो के अंदर है कि जनवरी के अंदर अच्छा ठीक है आपके पास के अंदर इतना पानी आया, उसके बाद के अंदर ऑब्वियस चीज है कि फैब के अंदर आपके पास के अंदर इतना पानी आया, उसके बाद में इतना पानी आया, इतने तक ये कांस्टेंट रहा, इतना पानी आया, इतना पानी आया, यहाँ पे ये कांस्टेंट रहा, फिर ये इंक्रीज होता गया, तो ये क्या हो गया, ये मास कर्व हो गया। कहने का मतलब कम्युलेटिव फ्लो, तो ये हो गया मास कर्व। अब इसके बाद के अंदर पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट क्या होता है, सिंपली कि एक हाइट के ऊपर एक हेड रेस बना दिया जाता है, उसके बाद के अंदर सेम आपका स्ट्रक्चर और फिर यहाँ पे वो टेल रेस। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि इसका अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से किया जाता है कि जो टेल रेस के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है उसको वापस से मोटर और फिर या फिर सेम टरबाइन की हेल्प से जो आपका हेड रेस है उसके अंदर वापस से रिवर्स फ्लो करा दिया जाता है। मतलब कि इस पानी को वेस्ट ना करके उसे वापस से सर्कुलेट कर दिया जाता है कि वापस से हेड रेस के अंदर डाल दिया जाएगा, तो वही हो गए आपके पास के अंदर आपके पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। So a pumped storage plant is a special type of a plant meant to supply the peak load. During the peak load period, water is drawn from the headwater is
is drawn from the headwater pond and throughout the penstock and the generator power for supplying the peak load. During the off-peak load period, the same water is pumped back from the tailwater pond to the headwater pond so that the water may be used to generate the energy during the next peak of the load. ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई कि एक हेडवाटर पॉन्ड बनाया जाता है, एक टेल वाटर पॉन्ड बनाया जाता है। जब आपके पास के अंदर सडनली लोड का डिमांड बढ़ता है या फिर पीक लोड आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे जो पानी होता है उसे इस टेल वाटर के अंदर डिस्चार्ज करता है। फिर जैसे ही आपके पास के अंदर पीक लोड गया तो इसको वापस से जो आपका हेड वाटर पॉन्ड है इसके अंदर वापस से भेज दिया जाता है। ठीक है, सो द मॉडर्न जनरेशन सिस्टम्स आर मिक्सचर ऑफ एन हाइड्रो स्टीम एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट सो दैट द एनर्जी कैन बी जनरेटेड मोस्ट इकोनॉमिकली। If the hydro contribution is small, the steam and the nuclear station have to be a sufficiently large capacity। ठीक है, अगर आपके पास के अंदर आपका हाइड्रो और कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अगर बेस लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है तो ऑब्वियस चीज है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होगा वो काफी छोटा होगा। ठीक है, अब हाइड्रो पावर प्लांट अगर आपका छोटा है तो ऑब्वियस चीज है कि इसको डिजाइन किया गया है पीक लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब जो भी हाइड्रो और आपका स्टीम पावर प्लांट है ये मोस्ट इकोनॉमिकल कब होंगे, जब अगर ये एज ए बेस पावर प्लांट जब ये अपने एक हायर लोड फैक्टर के ऊपर काम कर रहे होंगे। हायर लोड फैक्टर भी हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के अंदर, जब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। हायर लोड फैक्टर क्या होता है कि जब आपके पास के अंदर वो आपके मोस्ट इकोनॉमिकली कब वर्क करेंगे, जब वो एक हायर लोड फैक्टर के ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा, हायर लोड फैक्टर के ऊपर वो कब काम करेंगे, जब अपने फुल कैपेसिटी के साथ में काम कर रहे होंगे। अब पीक लोड के टाइम पे आप लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से पानी को निकाल के टेल रेस के अंदर, जो टेल पॉन्ड है उसके अंदर इकट्ठा कर लिया। अब आपके पास में जैसे ही बेस लोड कम हुआ, मतलब कि एज ए आपके पास के अंदर पावर की रिक्वायरमेंट कम हुई, बट उनका जो आपका स्टीम है वो तो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमारा बेस पावर प्लांट है उसकी एनर्जी से जो जनरेट हो रही है उसकी एनर्जी से यहाँ पे जो हमारी मोटर्स लगी हुई हैं या फिर हमारा जो टर्बाइन है, रिवर्सिबल टर्बाइंस भी यहाँ पे काम में, उसको वापस से चला के यहाँ से जो पानी है उसको हेड पॉन्ड के अंदर भेज दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इसका भी लोड फैक्टर जो है वो मेंटेन रह जाएगा और वापस से हमारे पास में हमारी जब पीक डिमांड आएगी तो हमारे पास में यहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, तो हमारा पानी भी वेस्ट नहीं हुआ और हमारा जो बेस पावर प्लांट है वो भी अपने हायर लोड फैक्टर के ऊपर वर्क करता रहा। तो क्या हुआ कि हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल ऑपरेशन हुआ पावर प्लांट का। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि मॉडर्न जनरेटिंग सिस्टम्स आर मिक्सचर ऑफ एन हाइड्रो स्टीम न्यूक्लियर पावर स्टेशन सो दैट द एनर्जी कैन बी जनरेटेड मोस्ट इकोनॉमिकली। इफ द hydro contribution is small, the steam and the nuclear station have to be the sufficient large capacity. The steam and the nuclear plants are operated more economically when run continuously or nearly the full load. At the time of the low load, the excess of energy is generated by the steam power plant can be used for during the motor to be pumped off the storage scheme। यही चीज है जो कि मैंने आपको बताई है कि इसको मोस्ट इकोनॉमिकली चलाने के लिए यहाँ से टेल पॉन्ड से वापस से इस हाइड्रो पॉन्ड जो भी हमारे ऊपर हेड पॉन्ड है उसके अंदर वापस से पानी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इससे हमारी क्या होती है कि पीक जो लोड है उसकी डिमांड भी फुलफिल होती रहती है और ये भी आप ये मान के चलिए कि फुल लोड के ऊपर वर्क करते रहते हैं। तो यही हो गया आपका पंप स्टोरेज हाइड्रो पॉन्ड। सो गाइज ये जनरेट एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो ये जनरेटिंग स्टेशन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टॉपिक्स लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ और काफ़ी बार क्या होता है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें इतना ज़्यादा डीपली इनको पढ़ना नहीं होता, तो कई सारी चीज़ें क्या होती है उन्हें स्किप करना पड़ता है जानबूझ के। तो आई होप कि ये आप लोगों को चीज़ें सही समझ में आ रही होगी और काफ़ी लिमिटेड अमाउंट के अंदर हमें इसे पढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट किया है। सो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।